गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है मोल कंसेप्ट। आज हम मोल कंसेप्ट समझेंगे। बच्चों, कल हमने पढ़ा मैटर के बारे में, उसका क्लासिफिकेशन समझा, उसका कंपोजिशन समझा। हमने समझा कि जो मैटर है वो एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो आइए आज हम शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक। तो देखो, कल हमने पढ़ा कि जो मैटर है, जो पदार्थ है, उसकी जो बेसिक यूनिट है वो किससे मिलकर बना है? एटम से या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। क्लियर है इतना? तो और हम ये जानते हैं कि जो एटम है उसको वो क्या होता है, साइज में बहुत छोटा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। मतलब अगर हम किसी मैटर को छोटे से छोटे भागों में उसको बांटे, तो जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, सबसे छोटा, उसको हम एटम बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया एटम, क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसको हम एटम या मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मोल को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें मोल की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो इसको आइए कैसे समझेंगे। तो स्टूडेंट, ये माना जाता है कि 1 ग्राम एयर, 1 ग्राम हवा में लगभग 10⁻21 पार्टिकल्स होते हैं। 10⁻21 पार्टिकल्स होते हैं। कितने में? अमाउंट देखो, 1 ग्राम हवा की मैं बात कर रही हूँ, और ये माना जाता है कि इसमें लगभग क्या है, 10⁻21 पार्टिकल्स होते हैं। अब देखो ये संख्या 10⁻21, अभी आप इसको ढंग से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे होंगे कि 10⁻21 वास्तव में कितनी बड़ी संख्या है। तो देखो ऐसे, आप जानते हो 10⁻1 हो तो ये 10 के इक्वल है। ठीक है, 10 की पावर अगर 2 हो तो ये 100 होता है। 10 की पावर 3 हो तो ये 1000 होता है। ठीक है, 10 टू दी पावर 4 हो तो 10,000 होता है। क्लियर हो रहा है ना? ऐसे 10 टू दी पावर 5 हो तो हो गया 100, हो गया 1000, हो गया 10,000, हो गया। फिर क्या आता है? 1 लाख आता है। 1 के बाद क्या? 5 जीरो हम लगा देते हैं। ऐसे 10 टू दी पावर 6 हो तो 10 लाख आता है। ये तो आप जानते होंगे इतना, 1 2 3 4 5 6 जीरो, मतलब 10, 100, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख के बाद करोड़ होता है, फिर 10 करोड़ होता है, फिर अरब होता है। ठीक है, तो ऐसे ये 10 टू दी पावर 7 हुआ, 10 टू दी पावर 8 हुआ, 10 टू दी पावर 9 हुआ। ये क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक 10 लाख हो गया, फिर ये करोड़ हो गया, ये 10 करोड़ हो गया, ये अरब हो गया। अरब को तुम्हें पता है ना क्या बोलते हैं? बिलियन बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं अरब बोलते हैं। तो समझो, देखो अगर 10⁻2 है तो 100 पार्टिकल्स हैं, 10⁻4 है तो 10,000 पार्टिकल्स है, 10⁻6 है तो 10 लाख पार्टिकल्स है। तो यहाँ पे देखो 10⁻21 पार्टिकल्स है। मतलब अगर मैं इसको ऐसे तोड़ूँ, 10⁻21 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 10⁻9 गुणा 10⁻9, 9 9 18 इंटू 10 टू दी पावर 3, ऐसे लिख सकती हूँ। 9 + 9 + 3 कितना हो गया? 10⁻21 हो गया। तो कहने का मतलब 10 टू दी पावर 3 मतलब 1000, 1000, और 10 टू दी पावर 9 क्या है? बिलियन, अरब जिसको हम बोलते हैं। तो इसका मतलब है 10 टू दी पावर 21 पार्टिकल्स का मतलब है 1000 बिलियन ऑफ बिलियन। सोचो, पहले तो बिलियन, फिर उसका 1000 बिलियन, उसका भी बिलियन। तो सोचो कितना बड़ा नंबर है ये। बात समझ में आ रही है? क्योंकि एटम क्या है, जो पार्टिकल्स है, एटम है, वो बहुत छोटा है, इसलिए उसको काउंट करना बहुत मुश्किल है। मतलब अगर हमारे पास जैसे ये वाइटनर है, तो इसमें न जाने कितने एटम्स होंगे, उसको काउंट भी नहीं किया जा सकता है। तो इस कारण से, क्योंकि क्या है, क्योंकि पार्टिकल्स का नंबर ज़्यादा है, इस कारण से हमें क्या है, एक उपयुक्त टर्म चाहिए, एक एप्रोप्रिएट टर्म चाहिए जिसमें हम पार्टिकल्स को मेजर कर सके। इतना क्लियर हो रहा है? तो मतलब देखा जाए तो क्या होता है कि जो मोल है, वो एक क्वांटिटी है, एक मात्रा है। जैसे 1 दर्जन में 12 चीज़ें आती हैं, 1 दर्जन में होती है ना, जैसे हम लिखते हैं 1 दर्जन, इसमें कितना होता है? 12 अमाउंट होती है, 12 चीज़ें आती है। ऐसे तुमने सुना होगा सेंचुरी, क्रिकेटर क्या होता है, क्रिकेटर ने सेंचुरी मार दी है, तो मतलब सेंचुरी किसके बराबर होती है? आपको पता होगा, सेंचुरी इक्वल टू होती है 100 रन के बराबर होती है। तो मतलब 100 रन को इन्होंने सेंचुरी नाम दे दिया।
12 चीज़ों के लिए एक अप्रोप्रिएट टर्म है दर्जन, डजन। 100 रन के लिए सेंचुरी है। ऐसे क्या होता है कि डिकेड आपने सुना होगा, मतलब 10 साल को डिकेड बोला जाता है, तो 10 साल को एक उपयुक्त टर्म दे दी गई है, डिकेड नाम दे दिया गया। सिमिलरली जो मोल है, मोल भी एक यूनिट है, एक मेजरमेंट की यूनिट है। मोल क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब मापने की एक इकाई है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। आप इसको इससे मतलब मोल से किसको नापेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स को नापेंगे। तो कहने का मतलब है मोल की हमारी डेफिनेशन हो जाएगी कि जो मोल है वो एक्चुअली क्या है? अमाउंट ऑफ सबस्टांस। अमाउंट ऑफ सबस्टांस मतलब पदार्थ की मात्रा। अब जैसे मैंने बोला ना 12 चीज़ों का एक डजन हुआ, 100 रन की सेंचुरी हुई, वैसे ही मोल में भी एक नंबर फिक्स किया गया है। तो ये हो गया अमाउंट ऑफ सबस्टांस दैट कंटेन many particles, that contain many particles of species, मतलब मोल बेसिकली क्या है? सबस्टेंस का अमाउंट है जिसमें क्या बहुत सारा पार्टिकल्स है, मैनी पार्टिकल्स है। इसको आप गोला बनाएंगे, मैनी पार्टिकल्स ऑफ स्पीसीज। अब यहाँ पे बिकॉज हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पीसीज क्या हो सकती है? एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है और इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और जो ये मैनी पार्टिकल्स की बात की गई है, इसको एक नंबर दिया गया है जिसका मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23। जो मैं बात कर रही हूँ ना, जैसे एक डजन में मैंने बोला 12 चीज़ें हैं, एक सेंचुरी में 100 रन है, तो ऐसे ही इस नंबर को मोल बोला गया है कि मतलब जिस सबस्टांस में इतनी पार्टिकल्स होंगे उसे मोल बोला जाएगा। और जो ये नंबर है इसे बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर। इसे बोलेंगे एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट थे। मैं बताऊंगी कि ये नंबर कैसे आया। फिलहाल आप ये समझो कि एक मोल में इतना नंबर होता है, तो एवोगैड्रो नंबर के लिए नाम पे इस नंबर को रखा गया। तो आपको ये याद होना चाहिए कि एवोगैड्रो नंबर क्या है, और इसका सिंबल होता है कैपिटल एन और यहाँ नीचे से ए लगा देते हैं। तो इतना क्लियर हुआ कि मोल क्या है? पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। अब पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? अगर पूछा गया है ना कि अगर यहाँ पे एटम पूछा गया है तो इतने एटम होंगे। अगर बोला गया 1 मोल ऑफ एटम, मतलब किसके एटम? ऑक्सीजन के एटम, नाइट्रोजन के एटम, तो इतने एटम, नंबर ऑफ एटम इतना होगा। इतना क्लियर हो रहा है? तो ये सब नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ से हमने समझा कि 1 मोल किसके बराबर है? 1 मोल, हाँ एक सेकेंड, 1 मोल ऑफ स्पीसीज, 1 मोल ऑफ स्पीसीज किसके इक्वल है? 6.023 इंटू 10⁻23 के। अब ये स्पीसीज क्या है? यहाँ पे हम एटम भी ले सकते हैं, मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, आयन भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं? और मैंगो ले लो, एप्पल ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर मैं केमिस्ट्री की टर्म में बात करूं तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, ठीक है। तो 118 एलिमेंट है, तो उनका प्रत्येक एलिमेंट का जो एक मोल है वो बराबर होगा। मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में इतने एटम होंगे, और वैसे ही 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम में भी इतने एटम होंगे। तो एक स्टैंडर्ड मान लिया गया है कि मोल क्या एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो सारे एलिमेंट्स के लिए एक जैसा है। तो मतलब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ, देखो 1 मोल ऑफ, अगर मैं एटम के टर्म्स में बात करूँ तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू हो गया 6.023 इंटू 10⁻23 क्या है? स्पीसीज, एटम है हमारी, इतना एटम। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल। तो ये नंबर किसके बराबर होगा? सेम 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल के इक्वल होगा। इतना समझ में आ रहा है? ऐसे ही अगर 1 मोल ऑफ मैंगो, तो 1 मोल मैंगो कितने के बराबर होगा? 6.023 इंटू 10⁻23 मैंगो के बराबर। ऐसे चाहे एप्पल ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन आपके प्रैक्टिकल लाइफ में अब मार्केट में जाके तुम ये मत बोल देना शॉपकीपर को कि तुम्हें 1 मोल एप्पल चाहिए या फिर मैंगो चाहिए। ठीक है, ये जो टर्म है ये केमिस्ट्री में यूज की जाती है बेसिकली किसके लिए? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हम मोल टर्म को यूज करेंगे। तो यहाँ से हो गया 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में इतना इतना मॉलिक्यूल। ऐसे ही 1 मोल ऑफ सपोज कोई सा भी आयन है वो इक्वल टू होगा दिस नंबर ऑफ आयन। इतना क्लियर हो रहा है? तो हम यहाँ से एक जनरल रूल निकालेंगे। यहाँ से हमारा एक रूल निकलेगा, दैट इज 1 मोल ऑफ आइटम मतलब कुछ भी, द इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 किसके? आइटम्स के इक्वल। मतलब अब आइटम चाहे आइटम जो है वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, इलेक्ट्रॉन हो, आयन हो, कुछ भी, कोई सी भी चीज़ की अगर बात कर रहे हो तो बच्चों मोल आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सारी केमिस्ट्री जो है वो मोल पे ही बेस्ड होती है। आगे आप पढ़ोगे फिजिकल केमिस्ट्री और ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसको केयरफुली पढ़ना और अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे मैसेज में पूछ लेना। तो क्लियर हो गया? अब देखो, ये तो हमने फिलहाल समझा कि मोल की डेफिनेशन क्या है, मतलब मोल टर्म्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और हम इसे कहाँ यूज़ करेंगे। तो हमें ये पता चल गया हम इसको पार्टिकल्स का नंबर को, मतलब जहाँ पे हमें पार्टिकल्स का नंबर कैलकुलेट करना है वहाँ पे हम मोल यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूज़ नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही? तो ये यहाँ से ये चीज़ हो गई कि जो मोल है उसका क्या है। अब आगे जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रिलेशन ऑफ, एक सेकेंड कंटिन्यू, हाँ, जो इसके बाद का हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन ऑफ मोल विथ एटॉमिक मास, वॉल्यूम या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो वैसे भी आपको पता चल गया कि ये क्या है, एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। कि चाहे इसको आइटम लिखो, चाहे यहाँ पे लिख दो 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स बोल दो, चाहे आइटम्स बोल दो, चाहे स्पीसीज बोल दो, एक ही चीज़ है, उनका अर्थ एक ही उसमें है। ठीक है, तो इससे आगे हमने पढ़ना है रिलेशन ऑफ मोल विथ एटॉमिक मास और वॉल्यूम ऑफ द गैस। इससे पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास क्या चीज़ है। एटॉमिक मास क्या चीज़ है? तो बच्चों एटॉमिक मास को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तुम जानते हो कि कोई भी एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल का आपने एलिमेंट्स देखे होंगे, 118 एलिमेंट्स है। तो हम जनरली ऐसे लिखते हैं एलिमेंट्स को। सपोज करो ये कोई एलिमेंट है, इसको मैंने एक्स से शो किया है, यहाँ पे जेड होता है, यहाँ पे ए होता है। क्लियर है? तो एक्स क्या है? कोई सपोज करो एलिमेंट है और नीचे वाला जेड होता है, इसको कहता है एटॉमिक नंबर। इसको क्या बोला जाता है? एटॉमिक नंबर। और जो ये ऊपर होता है इसे बोला जाता है एटॉमिक मास। इसे बोला जाता है एटॉमिक मास। बात समझ में आ रही? तो एलिमेंट चाहे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कोई सा भी एलिमेंट हो गया, वो भी सेंटर में होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट कई जगह पे यहाँ पे भी लिखा होता है, लेफ्ट साइड पे नीचे की तरफ एटॉमिक नंबर लिखा जाता है और यहाँ ऊपर की तरफ एटॉमिक मास लिखा जाता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक मास क्या चीज़ है। बिकॉज क्या है, एटम का साइज बहुत छोटा होता है। मतलब डायरेक्टली उसके एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है, मतलब इम्पॉसिबल है। तो एटॉमिक मास किसी भी एटम का हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं बिकॉज उसका साइज बहुत छोटा है। हम एटॉमिक मास को किसी दूसरे एलिमेंट के रिलेटिव में, किसी दूसरे एलिमेंट के सापेक्ष में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आज आप फिलहाल मोल को समझना। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो एटॉमिक मास पे होगा। ओके।